सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर होगा इसका साइमन हैरिस। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था आयरलैंड में जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे लियो वरादकर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके बाद आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये आयरलैंड के सबसे युवा सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं, नाम है साइमन हैरिस। अब हमेशा की तरह मैं अभी 2024 में जितने भी देशों में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं वो सारे आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आयरलैंड मैप में देखते हैं। ये रहा आयरलैंड, यूरोपीय देश है, कैपिटल डबलिन होती है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री का नाम याद रखना साइमन हैरिस है। चलो फिर आ जाओ रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आपको याद होगा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद मुस्तफा, हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुलियोग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो, यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब, कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते और फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। अभी 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, सुक्सेस मसरा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्शिसेकेदी। तो 2024 में ये सारे इंपॉर्टेंट हमने अपॉइंटमेंट्स पढ़े थे, ये सारे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट वाले अपॉइंटमेंट है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना। थीम याद रखना क्या है, जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। पहली बार इस दिन को 1951 में मनाया गया था। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्थापना होती है 1873 में, हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है सेलेस्टे साउलो। वैसे 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, आपको याद है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी और इस तरह से वो शहीद हुए थे। तो इन तीनों महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार 23 मार्च को अर्थ आर डे के रूप में भी हमने मनाया, जो कि मार्च के लास्ट सैटरडे को होता है। इसे कौन मनाता है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से 23 मार्च में ये 3 दिवस इस बार हम मना रहे हैं, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है। चलो मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्र सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को ही गौरैया दिवस, अभी 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये मार्च के इंपॉर्टेंट डेज अभी तक के हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, उसका नाम क्या रखा है। तो आंसर होगा पुष्पक विमान। तो अभी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसकी सफल लैंडिंग कराई है और इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक विमान रखा है। यहाँ पे आप देखोगे RLV-LEX-02, इसकी फुल फॉर्म हो गई है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और फिर रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। आपको याद है सबसे पहले रीयूजेबल रॉकेट को किसने बनाया, स्पेस एक्स ने 2015 में ही बना लिया था, जिसका नाम फॉल्कन 9 है। फॉल्कन 9 के नाम से आप इसे जानते हो। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। अच्छा आपको याद होगा
अभी इसरो ने एक मौसम संबंधित सैटेलाइट को लॉन्च किया था जिसका नाम है इनसैट 3DS। किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था? GSLV F-14 से। इसके अलावा भी इसरो ने PSLV C-58 से कौन सा उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया था? एक्सपोसैट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है, तो आंसर होगा GSAT-N2 या फिर इसी को आप GSAT-20 भी बोलते हो। अभी इसरो ने फीस्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था। यहाँ पे फीस्ट का मतलब हो गया फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे, वैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपको याद होगा। एक तो 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और 2040 तक चांद पर मानव को भेजना है। अच्छा, आज मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी रिवाइज कराता हूँ। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कभी एग्जाम में, तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मून मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? M अन्नादुर्राई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप जानते हो APJ अब्दुल कलाम जी। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर के शिवान। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक। बाकी इसरो की बात है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तो स्थापना होती 1969 में। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। इसके हेड कौन है? S सोमनाथ हैं, 10वें नंबर के हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और S सोमनाथ जी की अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम है निवालू कुदिचा सिम्हांगल। मलयालम भाषा में ये लिखी है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का CMD किसे चुना गया, तो आंसर होगा गिरिजा सुब्रमण्यम। तो अभी गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का CMD बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा एक और यहाँ पे अपॉइंटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भूपेश सुशील कुमार, इनको यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का CMD बनाया गया है। बाकी नवीन जिंदल से आप जानते हो, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। और MV राव भारतीय बैंक संघ के ये अभी लेटेस्ट ही अध्यक्ष बने हैं। तो ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अच्छा, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो मैं आपको 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि नीना सिंह का नाम देखो, CISF की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, जबकि अनीश दयाल सिंह CRPF के डायरेक्टर जनरल बने। राहुल रसगोत्रा ITBP के बने, तो नितिन अग्रवाल BSF के डायरेक्टर जनरल बने थे। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने। सेंथिल पांडियन विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत बने, तो विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। और शशि सिंह की बात करें तो अखिल भारतीय रबर संघ के ये अध्यक्ष बने। और रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने। तो यहाँ पे 2024 के 10 इंपॉर्टेंट मैंने आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को। तो अभी बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस, इनको वैश्विक असमानताओं को समझने, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्र को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि पहली बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है और इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, तो इनके नाम याद रखना। अच्छा, अब अवार्ड वाला क्वेश्चन है, तो 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो यतिन भास्कर दुग्गल का नाम आपने सुना होगा, अभी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता था। उसी तरह से जोया अख्तर और अस्मा खान लंदन में इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड जीता। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला भारत को। क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ये मिस वर्ल्ड 2024 बनी। अब आप मुझे बताओ ये किस देश की है, इनका संबंध किस देश से है, ये एक अच्छा प्रश्न है। देखते हैं किस किस को पता है। बाकी रिकेन यामामोटो 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला। अमिताभ घोष रासमस पुरस्कार 2024 जीता। श्रीनिवासन स्वामी 2024 का IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार जीता। द्रौपदी मुर्मू जी अभी मॉरिशस में डॉक्टरेट की उपाधि इनको दी गई। ग्रीष्मा ठाकुर और ऋतिका चोपड़ा, चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला। और समिता कंसवाल जो कि उत्तराखंड की पर्वतारोही थी, निधन हो गया। अभी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार इनको मिला। तो 10 इंपॉर्टेंट अवार्ड मैंने यहाँ भी आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वदेशी रॉकेट बनाने वाली भारत की दूसरी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। तो अभी अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड ये अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली दूसरी भारतीय प्राइवेट कंपनी बन गई है। मतलब समझ में आई बात? मतलब इसका तो ये पहली बार है जब ये अपना रॉकेट लॉन्च करेगी, ये एक प्राइवेट कंपनी है। पर भारत में ऐसा दूसरी बार होगा जब कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट लॉन्च करेगी, ये कहने का मतलब हो गया। क्योंकि इससे पहले हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, उसने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम विक्रम एस था, वो भी हमने पढ़ा था। तो वो पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम विक्रम एस था। और स्काई रूट ये भारत में अब दूसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी होगी जो अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करेगी। बात आपको समझ में आ रही है? कहाँ की है ये कंपनी? ये चेन्नई की कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस इसका नाम है। और इसके रॉकेट का नाम क्या है? जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट का नाम था विक्रम एस, तो इसके रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण है। अब यहाँ पे एक अपडेटेड जानकारी मैं आपको दे दूं जो आपको कोई नहीं देगा, कि इसे अभी लॉन्च किया जाना था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, पर तकनीकी खराबी के कारण इसका लॉन्च नहीं हो सका, वो पोस्टपोन कर दिया गया। पर कोई बात नहीं, अभी नहीं करा, कुछ दिन बाद कर देंगे, लेकिन करेंगे। अच्छा, इसी रॉकेट से, ये जो इनका रॉकेट है अग्निबाण, इसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये किसी निजी लॉन्च पैड से लॉन्च होने वाला भारत का पहला लॉन्च होगा, और ये भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित प्रक्षेपण होगा, और ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन होगा जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण ये कहां पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा नागालैंड में। बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट गेम्स की, 2024 में इसका ये तीसरा संस्करण है जो कि कहां पे हुआ? नागालैंड में हुआ। और ये जो पूर्वोत्तर गेम्स हैं ये हर 4 साल में एक बार होते हैं, और इसमें केवल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, उन्हीं के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो याद रखना इस बार का ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स ये तीसरा संस्करण था जो कि हुआ नागालैंड में। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल इसकी कोहिमा होती है, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। अच्छा, आपको याद होगा अभी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण हुआ था वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ था। कहाँ पे? असम में, ये भी याद रखना। और इसका शुभंकर मैस्कोट क्या था? अष्टलक्ष्मी था, और इसमें पहले स्थान पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा था। बाकी मैं आपसे अगर पूछूं ना कि आधार से जुड़ा जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट लॉन्च करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था? तो नागालैंड आंसर होगा। पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये कहाँ पे बना? असम में। अभी 100% हर घर जल वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? गुवाहाटी हवाई अड्डा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? सिक्किम बना। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों से, जो मैंने आपको यहाँ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा 6 को। तो अभी यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। और वो 6 स्थल कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता दूं। ग्वालियर किला, तमनार रॉक कट गुफाएं, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी का रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरहानपुर और मंडला गोंड स्थल। अच्छा, अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये अस्थायी सूची का क्या मतलब हो गया। वैसे इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाने वाली भाषा में बताऊं तो देखो, जब भी किसी स्थल को, जब भी किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना जाता है तो उसको चुनने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले नॉमिनेट किया जाता है। भाई नॉमिनेट करते हैं ना, उसका नामांकन करते हैं, फिर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नॉमिनेशन भी तभी होगा, या नॉमिनेशन भी उन्हीं साइट्स का होगा जो कि इस अस्थायी सूची में पहले से शामिल होंगी। तो मतलब मान लो आपको कोई एक स्थल हो गया, मान लो सपोज कर लेते हैं आपका घर हो गया, आप चाहते हो कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिले, तो आप अपने घर को डायरेक्ट नॉमिनेट नहीं करोगे, आप पहले उसे अस्थायी सूची में शामिल करोगे। फिर वो अस्थायी सूची में आ गया, टेंटेटिव लिस्ट में आ गया, अब फिर उसे नॉमिनेट करोगे, उसका नामांकन करोगे, फिर वो लोग मीटिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है, वो कैसे करते हैं
वो उनकी रामलीला है। तो इसलिए ये अस्थायी सूची होती है। और मैं आपको अभी बता दूं कि इस टेंटेटिव लिस्ट में भारत की 57 साइट्स हो चुकी हैं शामिल। और ये जो मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये यूनेस्को की ओरिजिनल साइट से है। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे आपको याद होगा अभी 2023 में भारत के 2 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो कौन कौन सी है वो 2 साइट? तो 41 नंबर की बनी थी शांति निकेतन जो कि है पश्चिम बंगाल में, और 2 नंबर का बना था कर्नाटक के होयसला मंदिर। तो इस तरह से ये भी प्रश्न क्लियर हो गया कि भारत में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, या भारत में कितने स्थल है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। तो 42 हैं। और अभी ये भी याद रखना कि केरल के कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की भी घोषणा की गई। उसी तरह से ग्वालियर को संगीत का शहर बनाया गया। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे ना कि यूनेस्को में शामिल पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन सा था, तो आंसर करना गालापागोस आइलैंड जो कि आपको मिलेगा इक्वेडोर में। और अगर पूछे कि यूनेस्को ने अभी किसे भारत का 15वां अमूर्त धरोहर के रूप में चुना था, तो इसका उत्तर होगा गरबा डांस। यह है गुजरात का। इससे पहले 14वां था पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। ये भी लेटेस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना। और हाँ, ये पॉइंट भी याद रख लो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो टैग दिया गया, ये जो इसे दर्जा दिया गया, ये केवल अमूर्त धरोहरों को ही दिया जाता है, लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये दर्जा दिया गया। अमूर्त धरोहर मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल साइट्स, जिसे आप छू नहीं सकते, और मूर्त धरोहर टेंजिबल साइट्स होता है जिन्हें आप छू सकते हो। ये इसकी सरल परिभाषा हो गई, मतलब इसकी डेफिनेशन हो गई। यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो स्थापना हो गई 1945 में, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 और वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का आयोजन करेगा, मतलब होस्ट करेगा। कब करेगा? 15 से लेकर 19 अक्टूबर 2024 तक, और ये इसका 8वां संस्करण होगा। तो इस आयोजन का उद्देश्य क्या होगा? वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और दूरसंचार सुधारों को आगे बढ़ाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। वैसे हमारे संचार मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। अच्छा, इसके अलावा भारत से संबंधित कुछ और भी प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि भारत ने, आपको याद होगा, 2023 में G20 को होस्ट किया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट किया, वासेनार एग्रीमेंट को हेड किया, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया, ICC वर्ल्ड कप को होस्ट किया, और अभी 2024 में क्वाड समिट को होस्ट करेगा। अभी आपने देखा मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भारत में हुआ, 71 नंबर का था। इसके अलावा अभी दिसंबर में भारत ने अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक की मेजबानी की। साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल ये इंडिया में स्थापित होगा। अभी यूनाइटेड नेशन के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत ने की। उसके अलावा भारत ये आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की भारत ने। भारत ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां सदस्य बना। 2024 में भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी करेगा, ये मैंने आपको बताया। अगला, और 2024 में भारत ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की भी अध्यक्षता कर रहा है। 46 नंबर का संस्करण है, सेशन है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और 2024 में 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी भी की थी भारत ने। 2023 में वर्ल्ड कॉफी कांग्रेस का आयोजन भी किया था, भारत ने पहली बार किया था बंगलुरु में। तो भारत से संबंधित ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को। तो अभी सूरत डायमंड बोर्स ने गुजरात से राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? वल्लभ भाई पटेल का। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़ करके भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। वो यही है सूरत डायमंड बोर्स। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे एक साथ 65,000 से अधिक हीरा प्रोफेशनल एक साथ काम कर सकते हैं। बाकी अब राहुल सिंह की बात करेंगे, CBSE के नए हेड बने। नवनीत सहगल प्रसार भारती के हेड बने, तो किशोर मकवाना
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड बने थे? अच्छा, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया आप जानते ही हो, सूरत को कहते हैं। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया, आज मैंने आपको बीच में भी नहीं दिलाया, याद नहीं दिलाते तो आप में से बहुत से लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि हैती से भारतीयों को बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन इंद्रावती। और अभी भारत ने किन देशों के बीच में IMT ट्राइलेट 2024 अभ्यास का आयोजन किया? तो मोजाम्बिक और तंजानिया। और किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया? नवीन जिंदल को। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक फ्लैग बियरर बने शरद कमल। विश्व जल दिवस मनाया 22 मार्च को। और PM मोदी को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भूटान। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने MV राव। T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। फिर पूछा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कौन सा दर्जा मिला? मिनीरत्न श्रेणी 1 का। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि WTT फीडर बैरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो जी साथियान ने। तो अभी हम कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो क्या पूछा था कल के वीडियो में कि ICC ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए किसे चुना? तो आंसर होगा पैट कमिंस को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।